नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है नीरज ग्रोवर जी की। इन्होंने पूछा है, नीच के सूर्य सप्तम में और राहु की दृष्टि मेरी बेटी की कुंडली है, क्या दांपत्य जीवन खराब होगा? गुरु मृत अवस्था में है। देखा जाए तो स्त्री की कुंडली में गुरु को पति का कारक माना गया है, और यदि देव गुरु बृहस्पति किसी भी तरह से पीड़ित अवस्था में हो, नीच के हों, मृत हों या किसी भी तरह से कमजोर हों, तो ये इस बात की सूचना है कि दांपत्य जीवन का संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो सकेगा। अब ऊपर से आपने कहा है कि सूर्य नीच के होकर के कुंडली के सप्तम में बैठे हुए हैं। सीधी सी बात है कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, यानी मेष लग्न की ही ये कुंडली है जहां सूर्य नीच राशि में सप्तम के होकर के बैठे हैं। यहां पर सूर्य निसंदेह बेहद कमजोर हो जाते हैं, और ऐसे सूर्य पर राहु की दृष्टि का पड़ना, यानी सूर्य का काम है जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को जलाना, और राहु की दृष्टि से दृष्ट हो जाए तो दांपत्य जीवन में परेशानी की स्थिति तो उत्पन्न करेंगे ही करेंगे। अगर इस जातिका का विवाह हो चुका है तब तो फिर परिस्थिति सामने होगी, उसको संभालना होगा, और यदि नहीं हुआ तो फिर विवाह से पूर्व काफ़ी सावधानियां बरतनी चाहिए। कुंडली बाकायदा मिलाकर के विवाह करना चाहिए। सबसे जरूरी है कि सप्तम भाव की स्थिति को भली भांति समझ लिया जाए। युवक की कुंडली में, लड़के की कुंडली में देख लिया जाए कि उसका दाम्पत्य खराब न हो, उसके दाम्पत्य में विशेष विच्छेद या परेशानी की स्थिति न हो। कुंडली का मिलापक अगर सही ढंग से किया जाए तो निसंदेह ये जो योग आप बता रहे हैं, इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बहुत सुखद दांपत्य की चर्चा तो नहीं हो सकती, पर फिर भी अब हर दांपत्य जीवन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मतभेद है, तो मतभेद के साथ ही दांपत्य जीवन को चलाया अवश्य जा सकता है। दूसरा प्रश्न रचना पौंडिल्य क्या है। इन्होंने पूछा है, वृश्चिक लग्न में गुरु और बुध की युति पर उच्च के चंद्रमा की दृष्टि का कैसा प्रभाव होगा? वृश्चिक लग्न और लग्न में ही गुरु और बुध, हालांकि बुध का लग्न में होना वृश्चिक लग्न में कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं कही जाएगी, लेकिन गुरु के साथ यदि युति बना करके बैठे हुए हैं बुध, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। यहां पर गुरु की स्थिति तो बेहद श्रेष्ठ मानी जाएगी, और वो भी केंद्र त्रिकोण योग की स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ है। तो लग्नगत गुरु और बुध के साथ युति बना करके उच्च के चंद्रमा की दृष्टि यदि किसी भी ऐसे युति पर पड़ जाए तो वो युति महान राजयोग की स्थिति, वैसे तो ऑलरेडी ये राजयोग है गुरु और बुध की युति का होना, गुरु चंद्रमा कामने सामने को होना, बुध चंद्रमा कामने सामने, इन दोनों ही तरह से गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। लेकिन इन दोनों पर उच्च के चंद्रमा की जो दृष्टि पड़ रही है ये अत्यंत श्रेष्ठ है, और इसके प्रभाव के कारण ये जो गुरु बुध की युति लग्न में बनी हुई है ये और ज्यादा प्रभावशाली योग बन जाएगा, और ज्यादा इसका प्रभाव मिलने लगेगा, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। श्वेता शर्मा जी ने पूछा है, मेरे बेटे की कुंडली में 2 महापुरुष योग बने हैं, शश और रुचक, परंतु लग्नेश बेहद कमजोर हैं, क्या राजयोग का लाभ मिलेगा? देखिए, सामान्य तथ्य तो यही है कि अगर लग्नेश कमजोर हो तो कुंडली में चाहे कितने भी बड़े बड़े राजयोग क्यों न लगे हों, उन राजयोगों का लाभ नहीं मिल सकता है। यानी किसी भी कुंडली में राजयोगों के फल की प्राप्ति के लिए लग्नेश का बलि होना अत्यंत आवश्यक है। अब ऐसी स्थिति में जहां 2 महापुरुष योग आप बता रही हैं, जैसा कि आपने बताया है शश महापुरुष योग और रुचक राजयोग, एक ही रास्ता है कि ऐसी स्थिति में लग्नेश को बलवान करने के लिए, यानी कि शश महापुरुष योग और रुचक राजयोग 2 योग आपने बताया है, तो ऐसी स्थिति में लग्नेश को बलि बनाने के लिए, बलि करने के लिए जो भी उपाय हो सकते हों किए जाएं। लग्नेश से संबंधित वस्त्रों का धारण, यानी रंग से संबंधित वस्त्रों का धारण, खान पान, यानी लग्नेश से संबंधित जो तत्व होते हैं उन तत्वों को जैसे भी हो बढ़ाया जाए।
जैसे भी हो उन तत्वों को बढ़ाया जाए तो निसंदेह ये योग लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करेगा। अब देखा जाए तो आपने जो प्रश्न पूछा है कि दो महापुरुष योग हैं शश और रुचक, परंतु लग्नेश कमजोर हैं। अब पूरी बात अगर आपने लिखती कि कौन सा लग्न है, क्योंकि देखा जाए तो मेष लग्न तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेष लग्न में तो अगर मंगल रुचक राजयोग बना रहे हैं, शनि तो शश मान लीजिए बना सकते हैं, लेकिन अगर मंगल तो कमजोर नहीं कहे जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये तुला लग्न की कुंडली होनी चाहिए। तुला, वृश्चिक, धन, मकर, तुला लग्न की कुंडली होनी चाहिए। तो तुला लग्न की यदि कुंडली है और शुक्र कमजोर पड़ रहे हैं तो शुक्र को बलि करने के, देवी की आराधना करना, शुक्र के व्रत करना, शुक्र से संबंधित वस्त्रों का धारण करना, ये उपाय करिए। इन उपायों को करा करके अवश्य ही जो दो महापुरुष योग है इनका लाभ दिलवाया जा सकता है। कृष्णकांत शर्मा जी ने पूछा है, भाग्यभाव में धनु राशि में मेष लग्न की कुंडली है, शनि नवम में बैठे हैं और गुरु पंचम में। आपने जैसा बताया कि ये महाभाग्यवान योग है, मुझे इसका फल कब मिलेगा? अभी मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूं। भाई महाभाग्यवान योग है तभी तो आप प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो कौन जानता कि आप प्रयास भी कर नहीं पाते या कर पाते कि नहीं कर पाते। देखिए, निसंदेह इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि मैं इस बात का खंडन कतई कर ही नहीं सकता हूं। जन्म कुंडली के नवम में यदि शनिदेव हूं और ऐसे शनिदेव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो निसंदेह ये महाभाग्यवान योग ही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, क्योंकि शनि जहां बैठते उस स्थान की वृद्धि करते हैं। देव गुरु बृहस्पति भाग्य के कारक है और भाग्य भावगत शनि पर उनकी दृष्टि के पड़ जाना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। देखिए, किसी भी भाग्य को प्राप्त करने के लिए कर्म तो करना ही है, अभी आप वही कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं। अब यहां पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में लग्नेश की स्थिति कैसी है, आपके लग्नेश कितने बली हैं। लग्नेश का बली होना यहां क्या लेना देना उससे? लग्नेश बली होंगे तभी तो आप, जैसे आपने जाना कि ये महाभाग्यवान योग है, तो महाभाग्यवान योग को प्राप्त करने के लिए जाहिर सी बात है आपके मन में उस तरह के विचार भी उत्पन्न हो रहे होंगे। अगर किसी की कुंडली में कोई भी ऐसा योग हो, मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं कि किसी की कुंडली में कोई योग है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जातक उस योग के समान ही सोच रखता होगा तो ये महाभाग्यवान योग है। आपकी आकांक्षा होगी, महत्वाकांक्षा होगी, लेकिन अब लग्नेश ये तय करेंगे कि आपके अंदर महत्वाकांक्षा कितनी है। मंगल की स्थिति तय करेगी कि आप किसी चीज को पाने के लिए कितना यत्न करते हैं। देखिए, वैसे तो मैं ही रोज राशिफल में, बाकी के कार्यक्रमों में रोज रोज कोई ना कोई आपको सूत्र बताया करता हूं। देखिए, ये बात सदैव ध्यान रखिए कि सूत्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि यदि ये कुंडली में कहीं भी है तो ये अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन ये बात कभी मत भूलिए कि चाहे वो योग हो या दुर्योग, योग हो या दुर्योग, अच्छी घटना हो या बुरी घटना, घटित होने के लिए केवल एक कारण नहीं हो सकता, उसके पीछे और भी जब कारण जुड़ते हैं तब जाकर के कोई घटना घटित होती है। जैसे अगर योग है तो उसको घटित कराने के लिए लग्नेश का बली होना बहुत जरूरी है। जातक को एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए जहां उसके मन में ये लालसा भरी हुई हो, या संभव है कई बार माता पिता की महत्वाकांक्षा ही बच्चे को आगे बढ़ा देती है, तो कई तरह की बातें हैं। वहीं दुर्योग है तो जो खाली दुर्योग है और जातक ऐसे परिवार में जन्मा है जहां बहुत उसको संस्कार दिया गया, ठीक है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, वो गुण तो रह ही जाएगा, लेकिन इसके बावजूद संस्कार का बहुत हद तक प्रभाव पड़ेगा और जरूरी नहीं कि उतने बुरे कर्म करे जातक। लेकिन अब उसके साथ कोई और बड़ा दुर्योग जुड़ जाए तब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। तो जैसा आपने पूछा, अगर ये योग है तो 100% अपना प्रभाव देगा। अब सीधी सी बात है कि शनि ही भाग्य भाव में बैठ करके प्रभाव दे रहे हैं, तो इनका तो काम ही है विलंब उत्पन्न करना, तो विलंब से देंगे, लेकिन देंगे 100%। मनोज रावत जी हैं, इन्होंने पूछा है, नीच के चंद्रमा पर शनि की दृष्टि, शनि लग्न में ही बैठे हैं, मैंने नीलम पहन रखा है, उतार दूं? मानसिक अशांति सदैव बनी रहती है। नीच के चंद्रमा पर शनि की दृष्टि, शनि लग्न में ही बैठे हैं, तो शनि लग्न में ही बैठ करके और चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो देखा जाए तो वृषभ लग्न की ये कुंडली होनी चाहिए, क्योंकि सप्तम में चंद्रमा नीच राशि में होंगे, वृश्चिक राशि में, और आपने नीलम पहन रखा है, तो वृषभ लग्न की कुंडली के लिए तो नीलम सर्वाधिक योग कारक रत्न है। देखिए, अगर बहुत लंबे समय से आपने पहने रखा हुआ है तो फिर उतारने की कोई आवश्यकता नहीं। पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए,
चंद्रमा ऑलरेडी आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में नीच राशि में बैठे हुए हैं। मानसिक अशांति पर आपने मतलब लिखवाया नहीं है, लिखवाने के साथ साथ स्टाम्प भी लगवाया, मुहर लगवाया हुआ है। मानसिक अशांति आपका पिंड कभी नहीं छोड़ने वाला, वो आपके जीवन का एक हिस्सा है, उसे स्वीकार कर लीजिए। लेकिन यदि वृषभ लग्न की कुंडली में जो शनि सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, कुल मिलाकर के देखें तो शनि चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। चंद्रमा जो कि तृतीयेश बनते हैं, पराक्रमेश बनते हैं, पराक्रमेश बनकर के सप्तम में बैठे हुए हैं, तो यहां पर शनि की दृष्टि भी फायदेमंद सिद्ध होती है। तो नीलम यदि आपने लंबे समय से धारण किया, अब नीलम का अपना प्रभाव है, आप शनि का अपना लग्न में होना प्रभाव है, आपके जीवन काल में हर चीज को विलंबित करना, देर से चीजों को दिलाना, ये सब तो चल ही रहा होगा। तो आप नीलम अगर अभी तक धारण किए हुए हैं, केवल एक मानसिक ही परेशानी है, या फिर साथ साथ आपको लगता है कि नहीं मेरे कार्य विलंबित हो रहे हैं, तो ये कोई समस्या नहीं है, ये शनि जन्य प्रभाव है, ये ऐसे ही रहेगा। तो आप नीलम पहने रखिए, नीलम उतारने की सलाह नहीं दूंगा मैं। हाँ, अगर मान लीजिए कि इस स्थिति में आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बेहद खराब है, शुक्र बहुत कमजोर स्थिति में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तब आप नीलम धारण करके भी कोई खासा लाभ नहीं ले पाएंगे। तब तो फिर मैं शुक्र को बलवान करने के लिए शुक्र के मंत्र जप की और शनि के लिए हनुमान जी की आराधना आपको कहूंगा। लेकिन अगर आपको मानसिक अशांति केवल हो रही है, आप शिव जी की आराधना करिए, पूर्णिमा का व्रत करिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। यह प्रश्न है श्रेष्ठ श्री मालिका, इन्होंने पूछा है कुंडली के लाभ में पंचग्रही योग है, इसके लाभ और हानि के बारे में बताइए। हानि तो कोई भी नहीं है, पंचग्रही योग लाभ भाव में हो तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है। जन्म कुंडली का लाभ भाव धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, पर हाँ, जैसा कि सिक्के के एक नहीं दो पहलू होते हैं, तो कुछ हानियां होती भी हैं। जन्म कुंडली का जो लाभ भाव है वो रोग को सूचित करता है। जन्म कुंडली का छठा भाव रोग का है, और छठे से छठा होने के कारण लाभ भाव भी रोग का भाव माना गया है, इसलिए इस भाव को भी अकारक भाव माना गया है। तो जब जन्म कुंडली के छठे लाभ भाव में बहुत से ग्रह बैठेंगे, ये बहुत अच्छा है कि धन लाभ के दृष्टिकोण से जन्म कुंडली के लाभ भाव में हर ग्रह, चाहे यहां तक कि कोई दुर्योग भी बन, अब जाहिर सी बात है पंचग्रही योग कहा है, संभव इसमें राहु इत्यादि भी हो, तो दुर्योग भी होगा तो भी लाभ के मामले में वो बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जब तक थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे धन लाभ की तरफ जाएगा और धन कमाएगा। ये बहुत बढ़िया है। एक सामान्य और सूत्र आपने सुना होगा, प्रवृज्जा योग, जिसकी मैं चर्चा किया करता हूं, और वो प्रवृज्जा योग भी बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि जब तक इतना धन जीवन में अर्जित कर ले, किसी चीज को जब हम बहुत पा लेते हैं अपनी चाहत अपनी कल्पना से ज्यादा, तो फिर उससे जी उब जाता है। तो वैसा ही यहां पर है प्रवृज्जा योग की बहुत अधिक धन कमा लेने की अवस्था में जातक का मन धन से भी उब जाता है, तो ये प्रवृज्जा योग है। लेकिन बाकी धन लाभ के दृष्टिकोण से कुंडली के लाभ भाव में 5 ग्रहों का होना तो बहुत ही बढ़िया है। बुराई के नाम पर अब वो कौन कौन से ग्रह हैं ये जरूर देखना होगा। ये स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जीवन काल में गाहे बगाहे लाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता परेशानी हो सकती है, संभव है पेट जन्य रोग इत्यादि, क्योंकि सामने ही पंचम भाव पड़ता है। अब उसमें 5 ग्रह हैं तो संभव है शनि भी हो सकते हैं, राहु भी हो सकते हैं, गुरु भी पीड़ित हो सकते हैं वहां पर। तो गुरु पीड़ित शब्द का यहाँ जो इस्तेमाल किया हूं, धन लाभ में आपके लिए कोई बाधा नहीं है, परंतु हाँ पेट इत्यादि से संबंधित परेशानी। लेकिन हाँ, ज्यादातर मामलों में धन के मामले में जन्म कुंडली का 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, इनमें अधिकाधिक ग्रहों का होना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, तो ये बहुत अच्छा है। धनंजय राजपूत है, इन्होंने पूछा है पंचम भाव पर मंगल और शनि की दृष्टि, गुरु राहु से दृष्ट, और हमने कुंडली मिलाकर शादी नहीं की थी, अभी मिलवाया तो पता चला नाड़ी दोष है, अब क्या करें? संतान का सुख मिलेगा? विवाह को 5 साल हो गए। पंचम भाव पर मंगल और शनि की दृष्टि है, गुरु राहु से दृष्ट, और हमने कुंडली मिलाकर शादी नहीं की थी, अभी मिलवाया तो पता चला नाड़ी दोष है, अब क्या करें? देखिए, पंचम भाव पर आपने जिन 2 ग्रहों की दृष्टि की बात की है, उसमें एक शनिदेव हैं और एक मंगल, ये दोनों के दोनों या 5 भाव, पंचम भाव पर 2 से अधिक विच्छेदात्मक, मंगल विच्छेदात्मक ग्रह नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। मंगल विच्छेदात्मक ग्रह नहीं है, लेकिन मंगल के भी पंचम के संबंध से गर्भ नहीं टिक पाता, गर्भ टिकने में परेशानी होती है। वैसे मंगल जैसे सूर्य विच्छेदात्मक है, शनि विच्छेदात्मक है, राहु विच्छेदात्मक है, मंगल विच्छेदात्मक नहीं है, पर वो पंचम से जब संबंध बनाता है तो संतान में बाधा, संतान में दिक्कत, गर्भ नहीं बनने देता, तो थोड़ी परेशानी वो उत्पन्न करता है। शनि की दृष्टि भी साथ साथ पड़ी हुई है, तो हाँ इसमें दिक्कत तो दिखाई पड़ रही है। अब ऊपर से आप कह रहे हैं कि अब आपने जब देखा तो नाड़ी दोष नहीं है, नाड़ी दोष है, तो अभी तो बड़ी गंभीर समस्या है। नाड़ी दोष की स्थिति कैसी है ये भी अब विचारणीय तथ्य हो जाएगा। कहीं आप दोनों लोग ब्राह्मण वर्ण के नहीं आए, उसमें से कोई भी एक अगर ब्राह्मण वर्ण का है तब ये स्थिति गहरी होगी और गंभीर होगी। तब तो फिर संतति की स्थिति, संतान होना, क्योंकि आपने कहा है गुरु भी कुंडली में राहु से दृष्ट हैं, तो
गुरु भी पीड़ित ही दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए मैं एक बात आपको बता देता हूँ, अपने पहले तो कुंडली को बाकायदा समझिए कि आप दोनों की कुंडली में स्थिति क्या है, और जितना हो सके मेडिकल साइंस का सहयोग लीजिए। प्रदोष का व्रत मैं हमेशा बताया करता हूँ, संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी को करने के लिए तो वो करिए, भोलेनाथ की आराधना पति पत्नी करें, संतान गोपाल मंत्र का जब पति पत्नी दोनों करें, और तीर्थ यात्रा करिए। मैं हमेशा बताया करता हूँ एक बात कि ऐसी स्थिति अगर है तो अब ठीक है, नाड़ी दोष है तो मैं आमतौर पर कहा करता हूँ संतति सुख तो नहीं मिल पाएगा या मिलने में दिक्कत होगी, लेकिन सबका काट है और वो है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा करने से जो भी दोष पाप होते हैं वो प्रायश्चित हो जाता है, वो कटते हैं। तो तीर्थ जाकर के अन्य क्षेत्र कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, हमने कहीं और कोई पाप इत्यादि कर्म किया हो तो पुण्य क्षेत्र में जाने भर मात्र से वो पाप कट जाता है। तो जो भी तीर्थ क्षेत्र हैं वहाँ जाया करिए, दर्शन किया करिए, स्नान किया करिए, लाभ इससे होगा। बाकी अब बाकायदा ये कुंडली मिला करके समझने का विषय है। सरिता पारेख इन्होंने पूछा है, कुंडली मिलापक में लड़का और लड़की दोनों मांगलिक हैं, कुंडली का मिलापक भी 17.5 गुण आ रहा है, पर ग्रह मैत्री नहीं, लड़का सिंह राशि का, लड़की मकर राशि की, देव और मनुष्यगण, क्या विवाह करना उचित होगा? मिलापक आपका जो है मांगलिक दोनों है, आपने लिखा है ठीक है, 17.5 गुण आ रहा है, ये भी ठीक है, चलेगा काम। पर ग्रह मैत्री के साथ आपने लिखा है कि सिंह और मकर नहीं, ये विवाह नहीं करना चाहिए। देखिए जैसा आपने लिखा है ग्रह मैत्री खाली समस्या है, नाड़ी दोष आपने नहीं लिखी है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि मैं अगर विवाह को देखता हूं तो विवाह का एक ही मतलब मैं मानता हूं, संतति की उत्पत्ति। तो यह नाड़ी दोष तो नहीं है जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन एक माइनस पॉइंट है। क्या? यहाँ लड़के की राशि और लड़की की जो राशि आपने बताई है वो सम और विषम है, सिंह और मकर। देखिए देवगुरु बृहस्पति के गोचर से, जैसे इस समय आपको पता है देवगुरु बृहस्पति कहाँ गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति जब मेष राशि में गोचर करेंगे तो चलिए ये जो लड़का सिंह राशि का है इसकी चंद्र कुंडली का निर्माण करिए। तो चंद्र कुंडली का आप निर्माण करेंगी तो चंद्रमा कहाँ दिखाई पड़ेंगे आपको? मेष राशि में। तो सिंह से अगर आप गिनेंगी तो मेष राशि कहाँ बनेगा? नवम भाव में। यानी देवगुरु बृहस्पति गोचर में इस लड़के के लिए राशि से इसके नवम में संचरण कर रहे हैं, और नवम में बैठे गुरु की दृष्टि लग्न पर पंचम अर्थात संतान भाव पर होगी। फलतः इस लड़के के लिए विवाह भाव पर दृष्टि नहीं है, लेकिन लग्न पर दृष्टि होने के कारण विवाह की भी बात उससे विचार हो जाएगी। लग्न से सब चीज का विचार होता है। तो गुरु की दृष्टि लग्न और पंचम पर होने से विवाह और संतति की स्थिति इस लड़के के लिए बन रही है। अब जरा लड़की की चंद्र कुंडली का निर्माण करिए। लड़की की चंद्र कुंडली का जब आप निर्माण करेंगी तो मकर राशि आपने बनाया लग्न में, मकर राशि जब लग्न में बनाया तो मेष राशि देखिए कहां बनेगी? तो मकर कुंभ मीन मेष, चतुर्थ में चौथे भाव में मेष राशि बनेगी, जहां देवगुरु बृहस्पति इस लड़की के लिए वर्तमान में संचरण कर रहे हैं। अब जरा गुरु की अब तीनों दृष्टियों पर एक बार नजर डालिए तो गुरु की दृष्टि न तो पंचम पर है, न सप्तम पर है, नवम पर है, न लग्न पर है, कहीं नहीं है। अब ये स्थिति इन दोनों के लिए लाइफ टाइम चलेगी। जब एक की कुंडली में संतति और विवाह का योग बनेगा तो दूसरे में नहीं बनेगा, जब दूसरे में बनेगा तो मैंने ऐसा नहीं कहा है, ऐसे केसों में मैंने कई बार अपने कार्यक्रम में बताया कि मैंने बच्चे होते देखे हैं, लेकिन किसी को 2 साल लगे और किसी को 10 साल से इंतजार लगा हुआ है। एक और पॉइंट है, अब जबकि मैं देख रहा हूं कि ग्रह मैत्री दोनों की सूर्य और शनि की है, जो कि आपस में नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं, ऊपर से संतति में भी दिक्कत दिखाई पड़ रही है। कुंडली 17.5 गुण ही मिल रही है, बहुत श्रेष्ठ तो इसको नहीं कहेंगे। तो मेरे हिसाब से ये विवाह उचित नहीं है। अब दुनिया के यही आखिरी वर और कन्या बच गए हैं, दोनों के लिए अगर कोई और विकल्प उपलब्ध नहीं है तब तो फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन अगर विकल्प हो सकता है, चुना जा सकता है, तो चुनाव करना चाहिए। भास्कर उर्मलिया इन्होंने पूछा है, द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य कुंडली में 6ठ भाव में बैठे हैं और गुरु नीच का है, बड़ा भाई पैतृक संपत्ति में सही बंटवारे में आनाकानी कर रहे हैं, क्या मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा? द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य कुंडली के 6ठ में बैठे हैं और गुरु नीच के हैं। तो द्वितीय भाव के स्वामी, द्वितीय भाव यानी सिंह राशि, और सिंह राशि यानी कर्क लग्न की कुंडली हुई, तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु राशि के सूर्य बैठे हुए तो बहुत अच्छा है। सूर्य का धनु भाव राशि में बैठना धनदायक स्थिति मानी गई है। आपने कहा गुरु नीच के हो गए, तो गुरु का बड़े भाई का कारक हो गए, तो उनका नीच होना ठीक नहीं है। हाँ, ये तो विवाद की स्थिति है, फिर विवाद की स्थिति है, लड़ना पड़ेगा और बिना लड़े बात नहीं बनेगी। गुरु सप्तम में नीच के होकर के बैठे हुए हैं, तो गुरु का नीच होना
कहीं ना कहीं ये परेशानी की स्थिति को उत्पन्न करेगा और बड़े भाई से विवाद और लड़ाई झगड़ा मतभेद की स्थिति को भी उत्पन्न कराएगा। पैतृक संपत्ति का स्वामी जाकर के, वैसे सूर्य षष्ठ में बैठे हैं तो ठीक माना जाएगा, लेकिन पैतृक संपत्ति के मालिक बनकर के षष्ठ में बैठे हैं तो ऋण कारक और पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद लड़ाई झगड़े की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो संभव है कि थोड़ा सा कड़ाई का रुख अपनाना पड़ेगा। देख लीजिएगा, आप परिस्थितियों में लड़ाई की बात तो नहीं समझा सकता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हाँ, संभवतः कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं। सागर अवस्थी हैं, इन्होंने पूछा है कि लग्न 28 अंश पर और लग्नेश मंगल मृत हैं, लग्न 28 अंश पर और लग्नेश मंगल मृत और गुरु भी मृत अवस्था में, कैसा रहेगा मेरा जीवन, क्या उपाय करूं। लग्न आपका 28 अंश पर है, मृत है, गुरु यहां पर भाग्य भाव के स्वामी हुए। अच्छा, आपका लग्न 28 अंश पर है, लग्नेश मृत। आपने ये नहीं बताया कि मेष की वृश्चिक कौन सा लग्न है आपका। तो मेष लग्न है तो गुरु नवम के स्वामी हुए, वृश्चिक लग्न है तो गुरु पंचम के स्वामी हुए। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं, कुंडली के 3 मुख्य भाव ऐसे हैं जो त्रिकोण कहलाते हैं। 4 केंद्र, लग्न को केंद्र में भी गिना जाएगा और लग्न को त्रिकोण में भी, और 3 त्रिकोण। तो त्रिकोण में लग्न आ जाता है, केंद्र में भी लग्न आ जाता है। तो लग्न को बलि करना होता है। लग्न अगर कमजोर है तो पंचम को बलि कर सकते हैं, पंचम कमजोर है तो नवम को कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए कि आपकी कुंडली मेष लग्न की है तो गुरु कमजोर पड़ रहे हैं, तो आप अपने सूर्य को बलि करिए। सूर्य को बलि करिएगा तो जीवन में जो भी परेशानियां आपके, देखिए लग्न का कमजोर होना इसकी भरपाई नहीं हो सकती। लग्न के कमजोर होने से कुंडली कमजोर हो जाती है, यह तथ्य ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। तो लग्न के कमजोर होने से कुंडली कमजोर ही मानी जाएगी। परंतु अब गुरु भी चूंकि कमजोर हो गए हैं, भाग्य कमजोर, हम लग्न कमजोर हुआ तो हमारा दूसरा ध्यान गया कि पंचम या नवम की तरफ चलें। नवम भाग्य है, भाग्य के बलि होने से विवाद बन जाएगी, तो यहाँ गुरु ही कमजोर पड़ गए हैं। अब ये भी कमजोर, तो हमारे पास बचा पंचम भाव सूर्य, अर्थात जातक को अपने जीवन काल में अपने विवेक के बदौलत आगे बढ़ना है, तो सूर्य को बलि करिए। अब अगर मान लीजिए आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में यदि देखा जाए तो गुरु आपने यानी पंचमेश को मृत बताया, तो उस अवस्था में चंद्रमा को आप अपने बलि करिए। चंद्रमा को जितना हो सके बलवान करिए, तो इससे आपको अपने भाग्य का फायदा मिलेगा और भाग्य के चलते आपके जीवन काल की स्थिति को मैं कहूंगा ठीक ठाक निकल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। करुणाकांत सिंह, इन्होंने पूछा है कुंडली में चंद्रमा उच्च के हैं परंतु कृष्ण पक्ष अमावस्या का जन्म है, कैसा रहेगा चंद्रमा का प्रभाव। देखिए, मैं इस पर बहुत सारे कार्यक्रम पहले कर चुका हूं और बता चुका हूं कि चंद्रमा के उच्च नीच से ज्यादा मतलब है चंद्रमा का पक्षबल। चंद्रमा यदि पक्षबल से कमजोर हो तो उस चंद्रमा को कमजोर ही माना जाएगा। तो यहां पर आपने चंद्रमा की स्थिति वृषभ में बताई है जो कि उच्च के हैं, ठीक है, परंतु यदि पक्षबल से कमजोर, जैसा कि आपने लिखा है अमावस्या, तो अमावस्या के सबसे कमजोर चंद्रमा होते हैं, तो ये चंद्रमा तो कमजोर ही माना जाएगा, जातक के लिए मानसिक अशांति और परेशानी का कारण ही बना रहेगा। तो ये चंद्रमा ठीक नहीं है। जातक यानी अगर आपकी कुंडली है तो चंद्रमा को बलि करने का उपाय करिए, चंद्रमा के मंत्र का जप करिए, चांदी का कड़ा इत्यादि धारण करिए, पूर्णिमा का व्रत करिए, इससे फायदा मिलेगा। जया हिमानी, इन्होंने पूछा है लग्नेश अष्टम में मकर लग्न की कुंडली और अष्टमेश सूर्य नीच के शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट, मान सम्मान में कमी, सफलता नहीं मिलती, आत्मविश्वास में कमी, किसी ज्योतिष ने कहा आयु कम है, क्या यह सही है। लग्नेश अष्टम में मकर लग्न की कुंडली और अष्टमेश सूर्य नीच के शनि की तीसरी नीच के शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट, मान सम्मान में कमी। सीधी सी बात है, लग्नेश जब कुंडली में शनि अष्टम में होते हैं तो जीवन में संघर्ष और परेशानी को बढ़ा देते हैं। और आपने कहा अष्टमेश सूर्य जाकर के कुंडली के 10वीं में बैठे हैं नीच राशि में, क्योंकि अष्टमेश सूर्य सिंह कन्या तुला, 10वीं में तुला राशि बनेगी, तो वहां पर नीच के होकर के बैठे हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट, तो ये मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी, बेहतर करने के बावजूद वो क्रेडिट, वो यश, मान सम्मान न मिलने देना, यही इनका काम है। तो वो तो करेंगे। अब आगे आपने लिखा है कि किसी ज्योतिषी ने कहा आयु कम है। देखिए, शनि के कुंडली के अष्टम में होने से आयु की कमी तो नहीं होती, लेकिन सूर्य के नीच हो जाने के चलते हाँ, आयु से संबंधित परेशानी की बात बनती है। परंतु एक और पॉइंट है कि शनि की दृष्टि यदि आयु भाव के स्वामी पर भी पड़े तब भी आयु कम नहीं माना जाएगा। अब ये जो आपने पॉइंट कहा है, इसके लिए हो सकता है उन्होंने आपकी कुंडली को बाकायदा देखा हो, मेरे पास केवल ये प्रश्न प्राप्त है। अब इस प्रश्न के आधार पर आयु का निर्धारण तो मैं नहीं करूंगा, फिर भी मैंने कई सारे पॉइंट बता रखे हैं, आप खुद से भी एक बार देखिए। लग्न का अंश ठीक है, लग्नेश का अंश ठीक है, कुंडली के अष्टम भाव और अष्टमेश की स्थिति ठीक है, तृतीय भाव और तृतीयेश की स्थिति ठीक है, शनि की स्थिति ठीक है, तो इन्हीं से आयु का विचार किया जाता है। अगर ये सब सही है तो जातक शतायु होता है, लेकिन इनमें से जो जो कम हो, अब देखिए कितने पक्ष इसमें कमजोर पड़ रहे हैं,
मैंने जितने पॉइंट गिनाए इसमें देख लीजिए कि कौन कौन सा पक्ष मजबूत है और कौन कौन सा पक्ष मजबूत है, कमजोर है। अगर ज्यादातर तक मजबूत स्थिति में है तब तो आपको कोई कुछ भी समझाए ध्यान देने की जरूरत नहीं, आयु ठीक है। लेकिन अगर इसमें से कुछ ज्यादातर पक्ष मान लिया जाए, मैंने 6 पॉइंट गिनाए, अब 3 पक्ष मजबूत दिख रहा है और 3 पक्ष कमजोर, तो ये मध्यम आयु की बात को कह रहा है। 4 पक्ष यदि आपके मजबूत दिख रहे हैं और 2 पक्ष कमजोर, टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु यदि 4 पक्ष कमजोर दिख रहे हैं और 2 ही पक्ष मजबूत हैं, तब ये विचारणीय है और कहीं ना कहीं आयु को लेकर के डरा रहा है। तो इस अवस्था में फिर देखनी पड़ेगी कुंडली और तभी समझना पड़ेगा। बाकी की समय स्थिति में भोलेनाथ की आराधना करिए, सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ की आराधना से वही तो मृत्युंजय हैं, मृत्यु पर विजय वही पा सकते हैं, तो उनकी शरण में रहिए तो सब तरफ से सब कुछ ठीक होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज इतनी ही जिज्ञासाओं को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं जिन दर्शकों के प्रश्न इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं उनकी जिज्ञासा तो शांत हुई ही होगी। अगर ये प्रश्न आपके लिए भी कहीं ना कहीं आपसे मिलते जुलते, आपकी कुंडली से मिलते जुलते होंगे तो आपकी भी जिज्ञासा अवश्य ही शांत हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।